हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हर्डमानिया का जो टाइप स्टडी हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हर्डमानिया के नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हर्डमानिया का हम कहें जैसे सीलेंट्रेटा का जो था सेम कुछ वैसा ही है। यहाँ पर इनका जो नर्वस सिस्टम है ये इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, और ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसका ये डीजेनरेटेड नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये लार्वा में इससे एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम था, जबकि अब ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसका डीजनरेशन हो जाता है और ये अब थोड़ा वेल डेवलप्ड नहीं रहता है और ये थोड़ा अंडर डेवलप्ड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लार्वा होता है इसका उसमें तो थोड़ा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है, जबकि अडल्ट में हमें यहाँ पर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ये डीजेनरेटेड नर्वस सिस्टम होता है इसका। तो हर्डमानिया का जो नर्वस सिस्टम होता है ये 4 mm लॉन्ग होता है, याद रखने लायक बात है। और ये इसके जो 2 साइफन होते हैं ऊपर हमने पढ़े थे, एक तो एंटीरियर पार्ट में, एक डोर्सल पार्ट में, एक का नाम था ब्रैंकियल साइफन और एक का नाम एट्रियल साइफन। तो दोनों साइफन की चारों तरफ ये नर्वस सिस्टम व्यवस्थित होता है। हम बात करें तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये इसका एट्रियल साइफन है जो कि डोर्सल साइड की तरफ होता है, और यहाँ पर ये एंटीरियर साइड में इसके जो ब्रैंकियल अपर्चर है, ब्रैंकियल अपर्चर के चारों तरफ ऐसे नर्व्स बिखरी हुई रहती हैं, और पोस्टीरियर नर्व्स होती हैं एट्रियल अपर्चर के चारों तरफ, और जो एंटीरियर नर्व्स फाइबर हैं वो होते हैं ब्रैंकियल अपर्चर के चारों तरफ। एंटीरियर जो नर्व्स हैं ये 3 होती हैं, और जो पोस्टीरियर नर्व्स होती हैं वो 2 होती हैं। ये सारी नर्व्स आके आपस में बीच में जहाँ पर मिलती है उसको हम नर्व गैंग्लियन बोलते हैं। नर्व गैंग्लियन यहाँ पर इसके मध्य में एकदम उपस्थित होता है। ये जो नर्व गैंग्लियन है इसके जस्ट ऊपर न्यूरल ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के ये एक सिंपल नर्वस सिस्टम होता है इसका, जिसमें कि इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि इसका जो गैंग्लियन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम कर रहा है, CNS, और एंटीरियर नर्व फाइबर्स और पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स हैं ये इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कार्य करते हैं। ये चारों तरफ से पेरिफेरी से बॉडी के आउटर पार्ट से सिग्नल को नर्व गैंग्लियन की तरफ लेकर आते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है। न्यूरल गैंग्लियन जो है इसके जस्ट ऊपर न्यूरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और इससे एक स्ट्रक्चर और जुड़ी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल। डोर्सल ट्यूबरकल एक रिसेप्टर का काम करता है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम इसको न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नर्वस सिस्टम। तो अभी मैंने आपके जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, इस डायग्राम में हम उसको देख सकते हैं। ये डोर्सल ट्यूबरकल हो गया जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है। ये नर्व गैंग्लियन हो गया। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हर्डमानिया में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स ना होके ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है मीन्स एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो न्यूरल ग्लैंड यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो कि नर्व गैंग्लियन के जस्ट ऊपर की साइड में, जो ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोल रहे थे नर्व गैंग्लियन को, इसके जस्ट ऊपर ये व्यवस्थित होता है।
न्यूरल ग्लैंड जो होती है इसमें कुछ सेंट्रल ट्यूब्स होती हैं जो कि उससे बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं और ये सारी ब्रांचेज आके एक लार्ज लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में ओपन होती है। लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल उससे सारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एट्रियल कैविटी में वेस्ट प्रोडक्ट है जो सारा एट्रियल कैविटी में डिस्पोज कर दिया जाता है और एट्रियल कैविटी से फिर वो एट्रियल साइफन में जो पानी का जो जल धारा आती है उसके साथ ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो बात कर रहे थे न्यूरल ग्लैंड की जो सेंट्रल ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब है ये इस ग्लैंड के एंटायर लेंथ में प्रेजेंट होती है और ये जो डोर्सल ट्यूबरकल का जो प्री ब्रैंकियल जोन है वहाँ पर ये ओपन होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आ रही है और डोर्सल ट्यूबरकल का जो पार्ट है प्री ब्रैंकियल जोन यहाँ पर आकर ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है। नेफ्रोसाइट्स होती हैं जो कि ब्लड में पाई जाती हैं, ये एक्सक्रीटरी सेल का काम करती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लेके आती हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हम इसमें बात करें हर्डमानिया में तो जैंथीन और यूरिएट यहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ये कलेक्ट करके लेके आती हैं नेफ्रोसाइट्स और ये लाके न्यूरल ग्लैंड्स में इकट्ठा कर देती हैं। न्यूरल ग्लैंड्स फिर बाद में इसको वहाँ से उन सेल से कलेक्ट करके और प्री ब्रैंकियल जोन जो कि फेरिंग्स का पार्ट है उसमें डिस्पोज कर देते हैं जो कि एट्रियल कैविटी से होते हुए और एट्रियम साइफन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो न्यूरल ग्लैंड जो कि हम फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें भी बात करी थी, न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके होमोलोगसिस को बोला जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगसिस को बोला जाता है। इसका जो रोल होता है वो इसके डेवलपमेंट के दौरान जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो होती है उसमें भी यहाँ पर इसका रोल होता है। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हार्डमानिया जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे हम बात करें रेड कलर लाइट, तो रेड कलर लाइट से ये दूर भागते हैं। ठीक है, तो इस तरह सेंसरी ऑर्गन्स की प्रेजेंस के कारण इनमें ये रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ये कुछ बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। हम बात करें तो हमने अभी जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स दिखा था उसका जो पार्ट था डोर्सल ट्यूबरकल वो भी एक सेंसरी रिसेप्टर होता है। हम बात करें यहाँ पे जिसमें टैंगो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रियोस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स का काम तो हमने देखा ही था जो इसकी फेरिंग्स के पार्ट में वहाँ पर प्रेजेंट थे जो कि फूड पार्टिकल्स को साइज का छोटा बड़ा उनके प्रेफरेंस को वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे फूड प्रेफरेंस में। तो फोटो रिसेप्टर्स ये कुछ पिगमेंटेड सेल होती हैं जिसमें कि रेड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जो कि इनका जो साइफन होते हैं ऊपर एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन उनके मार्जिन्स पे ये फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम लाइट से रिलेटेड होता है, लाइट का ये हमें पता करवाते हैं। उसके बाद रियो रिसेप्टर्स हैं, ये टच रिसेप्टर्स होते हैं और ये डोर्सल ट्यूबरकल और टेंटिकल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करें ट्यूबरकल्स, तो ट्यूबरकल जो है जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो हमें हार्डमानिया को स्मेल और टेस्ट का जो वाटर के साथ साथ वाटर आ रहा है बॉडी में उसके स्मेल और उसके टेस्ट का हमें तो उसके टेस्ट का ये हमें पता बताएगा। कीमो रिसेप्टर से होता है ये एक। ठीक है, उसके बाद हम टेंटिकल्स की बात करते हैं। तो टेंटिकल्स जो है फूड पार्टिकल का साइज के बारे में और जो
वाटर आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें खारा है कि मीठा है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो ये एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करता है। तो कुल मिला के इसमें ये जो सारे रिसेप्टर थे ये इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, पीएनएस से, और फिर ये सारे सिग्नल कहाँ पर लेके जाएंगे, सीएनएस के पास में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। अब हम बात करें हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हर्डमानिया का थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हम कह सकते हैं। वैसे काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स एक ही एनिमल में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हर्डमानिया एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं भाई? हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल के कैरेक्टर भी हो और फीमेल के कैरेक्टर भी। जब दोनों कैरेक्टर हमें एक ही एनिमल में देखने को मिले तो उसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो रही है, इसमें हर्माफ्रोडाइट भी ये किस प्रकार के होते हैं? प्रोटोगाइनस प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोटोगाइनस जो कंडीशन है वो ये कहती है कि भाई इसमें मेल और फीमेल है तो एक में ही, लेकिन जो फीमेल पार्ट है इसका, इसमें जो ओवरी है फीमेल पार्ट और जो मेल पार्ट है वो क्या है? टेस्टिस। तो जो ओवेरी है वो टेस्टिस से थोड़ा पहले डेवलप हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक ही एनिमल में फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटोकाइनस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। मेल पार्ट किसी दूसरे पार्ट का होगा, मेल जो पार्ट है वो किसी दूसरे एनिमल से, एक मिनट रुक, और जो फीमेल है वो किसी दूसरे एनिमल से आएंगे। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है किसके कारण? प्रोटोगाइनस कंडीशन के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, जो फीमेल पार्ट है ओवेरी है वो वेल डेवलप्ड हो जाती है किसी एनिमल में पहले ही, जबकि टेस्टिस जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते रहते हैं, वो बाद में डेवलप होते हैं। तो क्या होगा, जो दूसरा जो एनिमल है जिसमें पहले से ही टेस्टिस डेवलप्ड है उसके स्पर्म आकर किस में एंटर होंगे? एक हर्डमानिया जिसकी प्रोटोगाइनस कंडीशन है, जहाँ पर ओवेरी तो डेवलप हो चुकी है लेकिन टेस्टिस डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कारण होते हैं। अब गोनाड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेंगे भाई? टेस्टिस और ओवेरी मिलेंगे। तो इनके जो टेस्टिस और ओवेरी है वो गोनाड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर दो गोनाड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक लेफ़्ट साइड में मिलता है, एक राइट साइड में मिलता है। जो लेफ़्ट साइड का जो गोनाड है वो हमें देखने को मिलेगा जो इंटेस्टाइनल लूप थी। मैंने आपको बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कि जो इंटेस्टाइन है वो यू शेप की होती है और उसके बीच में गोनाड मिलता है। कौन सा वाला? लेफ़्ट साइड वाला। राइट साइड वाला जो गोनाड था वो हमें पेरीब्रैंकियल कैविटी में देखने को मिलेगा, जो कि पेरिकार्डियम जहाँ पर हार्ट था उसके जस्ट राइट साइड में ये व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये इनकी पोजीशंस हो गई। अब हम एक एक गोनाड को देखते हैं। जो डायग्राम में दिखाया गया है ये लेफ़्ट गोनाड को दिखाया गया है, जो कि इंटेस्टाइन जो होता है उसके लूप के बीच में होता है, चारों तरफ यहाँ पे इसके ऐसे लूप यू आकार की के रूप में व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गोनाड है इसमें बहुत सारे लोब्स होती हैं, ये लोब हैं इसमें ये। अब ये जो लोब्स हैं ये इन लोब्स में दोनों चीज़ें होती हैं, यहाँ पर इनमें ओवेरी भी होती है और टेस्टिस। जो आउटर पार्ट है इनका वो टेस्टिस लोब होती है और जो मिडिल पार्ट होता है वो इसकी ओवेरी लोब होती है। ठीक है, ओवेरियन पार्ट होता है। तो जो टेस्टिस पार्ट होगा उसमें कौन सी प्रोसेस होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, जबकि जो ओवेरियन पार्ट है वहाँ पर oogenesis प्रोसेस होगी। वहाँ पर क्या बनेंगे? ओविडक्ट में तो ओवेरियन लोब में तो क्या मिलेंगे? एग्स मिलेंगे,
जबकि टेस्टिस लोब है वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहेगा। ठीक है। अब ये जो टेस्टिस लोब है, ओविडक्ट लोब है, ये दोनों अपनी अलग अलग ट्यूब्स के द्वारा ये बाहर की तरफ ओपन होंगे। ठीक है। तो टेस्टिकुलर पार्ट में बहुत सारे क्या मिलते हैं हमें, स्पर्मेटिक सीका देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे, स्पर्मेटिक सीका। ये जो सीकम है इसमें बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर इनकी जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, ये मैच्योर स्पर्म कहाँ पर आ जाते हैं, सीकम की ल्यूमेन में आ जाएंगे और वहाँ से ये इस स्पर्मेटिकल जो एपर्चर है इससे ये बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है भाई। तो इस तरह से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ओवेरियन पार्ट की बात करें तो इसमें लोब्यूलेटेड मिडिल पार्ट में लोब्यूलेटेड ओवेरी पाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे ओवम प्रेजेंट होंगे। अब ये जो दो गोनाड हैं इनमें दो गोनोडक्ट पाई जाती है, एक तो होती है स्पर्मेटिक डक्ट और एक गोनोडक्ट ओविडक्ट। ठीक है। जो कि इस गोनाड्स के यहाँ पर ये बीच में यहाँ से आ रही है, देखो ये स्पर्मेटिकल अपर्चर और ये ओविडक्ट अपर्चर। तो यहाँ से स्पर्म और एग्स यहाँ पर बाहर आएंगे। दोनों ये गोनाड्स के सेंट्रल एक्सिस में दोनों ये ट्यूब्स होती हैं। ओविडक्ट है जो वो थोड़ी वाइडर होती है क्योंकि ओवम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। स्पर्म जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, नैरो होते हैं। तो स्पर्मेटिक डक्ट जो वास्ट डिफरेंस है वो थोड़ी नैरो डक्ट होती है। ठीक है। और ये दोनों अलग अलग खुलती हैं कहाँ पर, क्लोएका जो पार्ट था हमने देखा था लास्ट में, जो पार्ट होता है क्लोएका एनस के पहले, वहाँ पर ये दोनों ओपन होती है। स्पर्म यहाँ पे हमें हर्डमानिया में 3 प्रकार के स्पर्म देखने को मिलते हैं जहाँ पर उनके एक्रोसोम के बेस पर शॉर्टर, इक्वल और लॉन्गर देन हेड। तो इन 3 प्रकार के यहाँ पर स्पर्म हमें देखने को मिलेंगे। एग की बात करें तो ओवम जो है वो 3 लेयर से यहाँ पर ढका रहता है। ओवेरी जो ओवम पार्ट जो ओवम बनता है कहाँ पर, ओविडक्ट में, ओवेरीज में, उसमें 3 लेयर होती है। एक तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन जो कि इनर कोरियन भी बोलते हैं, और एक सबसे भारी जो है वो उसको बोलते हैं आउटर कोरियन। ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे भारी होगी आउटर कोरियन 1, दूसरा इनर कोरियन और सबसे नीचे तीसरा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। 3 लेयर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। बीच में यहाँ पर ये इसका ओवम होगा, ओवम में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये ओवम का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक देखने को मिल सकता है। एक मैच्योर ओवम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा दोनों मैच्योर गैमेट्स आपस में मिलते हैं और जो फर्टिलाइजेशन हो पर यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी से बाहर हो रहा है तो ये यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हर्डमानिया के बीच में देखने को मिलता है। और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हर्डमानिया का जो है डेवलपमेंट होता है। टेडपोल लार्वा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इनके डेवलपमेंट में इनका जो ओवम है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक, अनइक्वल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। तो ये यहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा, नर्वस सिस्टम हमने देखा। तो ये टाइप स्टडी जो थी हर्डमानिया की यहाँ पर कंप्लीट होती है। टेडपोल लार्वा जो है उसको हम एक कंप्लीट उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें उसको अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।